नमस्कार साथियों, आप सबका गुरु क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मां सरस्वती के चरणों में वंदन। साथियों, आज हम जो पढ़ेंगे, जैसा कि आप सबको बोर्ड पर दिख रहा है, भारत भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। और भारत भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले जो सामान्य परिचय के अंतर्गत जो टॉपिक आता है वो आता है भारत का परिचय। भारत का परिचय के अंतर्गत भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और इसके साथ साथ स्थलीय सीमा और तटीय सीमा, ये चीजें पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय भारत भूगोल के अंतर्गत जो आता है उसका नाम है भारत का आकार, स्थिति एवं विस्तार। तो पहला चैप्टर का मैं नाम लिख रहा हूं, भारत का आकार, स्थिति एवं विस्तार। भारत का आकार, स्थिति एवं विस्तार। भारत भूगोल के अंतर्गत हम आज पहला चैप्टर शुरू करें जिसका नाम है भारत का आकार, स्थिति एवं विस्तार। पहले अध्याय का नाम ये हो जाएगा। इसके बाद में इस अध्याय के अंदर जो हम शुरुआती पॉइंट पढ़ेंगे उनके बारे में इसके नाम के आधार पर ही मैं शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले भारत का आकार पढ़ेंगे। जो पहला इसके अंतर्गत जो पॉइंट पढ़ेंगे उसका नाम है आकार। आकार का साथ यहाँ पर तात्पर्य लिया जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम। भारत का क्षेत्रफल यदि साथियों आपको पूछे कि भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के अंदर कितना है तो वो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल यदि वर्ग किलोमीटर के अंदर का आपको पूछा जाता है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यही यदि आपको वर्ग मील के अंदर पूछा जाता है तो वो हो जाएगा आपका 12,69,219 वर्ग मील। यदि आपको वर्ग मील के अंदर पूछा जाता है तो 12,69,219 वर्ग मील ये हो जाएगा। साथ ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो ज्यादातर ये पूछा जाता है। उसके बाद में साथियों क्षेत्रफल के अंदर जो अगला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के अंदर कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व के अंदर स्थान हो जाएगा 7वां स्थान। विश्व में 7वां स्थान हो जाएगा भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो इससे बड़े 6 देश हैं, उनका नाम भी जान लेते हैं क्योंकि हाल ही में जो परीक्षाएं संपन्न हुई है एनटीपीसी, उसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो उन 6 के नाम देख लेते हैं। नंबर 1 पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। नंबर 2 पर हो जाएगा आपके कनाडा। नंबर 3 पर हो जाएगा आपके यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। और नंबर 4 पर हो जाएगा आपके चीन। और नंबर 5 पर हो जाएगा आपके ब्राजील। नंबर 5 पर ब्राजील। और छठा बड़ा देश है वो है आपके ऑस्ट्रेलिया। छठा बड़ा देश है आपके ऑस्ट्रेलिया। ये हो जाएंगे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में यूएसए, चौथा चीन हो जाएगा, 5वां ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया। और भारत कौन सा हो जाएगा 7वां बड़ा देश। ये तो था आकार से संबंधित पॉइंट। इसके साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो साथ साथ जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान वो भी आपको याद रखना है, दूसरा स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है तो वो हो जाएगा चीन का। और इसके साथ साथ एक क्षेत्रफल के अंदर एक इंपोर्टेंट पॉइंट और आता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। वो हो जाएगा आपका 2.41%। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.41%। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो ये थे भाई आकार से संबंधित। भारत का आकार, स्थिति एवं विस्तार चैप्टर शुरू किया है हमने। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा है उसका नाम है आकार। और आकार के अंतर्गत क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर, और वर्ग मील के अंदर 12,69,219 वर्ग मील हो जाएगा। और 7वां स्थान, और ये पॉइंट इसके अंतर्गत ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है स्थिति, यानी कि भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है, ये क्वेश्चन।
तो ये देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट साथ में लेते हैं हम भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, इसके अंदर मैं एक बार ग्लोब का मैप बना देता हूं। मध्य के अंदर साथियों एक दो बेसिक बातें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये, जो भी आड़ी रेखाएं होगी उनको कहा जाएगा आपके अक्षांश रेखाएं। जो भी आड़ी रेखाएं होगी उनको अक्षांश, और जो भी खड़ी रेखाएं होगी उनको कहा जाएगा आपके देशांतर रेखाएं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका नाम हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कह दो, या इसी का अन्य नाम है एक विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसका नाम है आपके ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसका नाम हो जाएगा आपके ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। अभी तक 2 पॉइंट पढ़े हैं स्थिति के अंतर्गत कि भारत के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा, और इसी का अन्य नाम विषुवत रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। तो और भारत की स्थिति इसके अंतर्गत हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी भारत की स्थिति आपके यहां पर हो जाएगी। ये जो मैप आपको छोटा सा दिख रहा है, ये यहाँ पर इंडिया है, भूगोल भारत के मैप पर यहाँ पर इंडिया है। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा भाई, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके उत्तर के अंदर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण के अंदर दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो भारत की अक्षांशीय दृष्टि से कौन सा स्थान हो, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस ओर है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। और देशांतरीय दृष्टि से आपकी किस ओर हो जाएगा, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के अंदर। देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के अंदर हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध के अंदर। तो ये ग्लोब पर भारत की स्थिति। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की ग्लोब पर क्या स्थिति है, तो अर्थात सीधी स्थिति इन दोनों को मिलाकर पूछी जाएगी। तो भारत की ग्लोब पर स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। भारत की ग्लोब पर कौन सी स्थिति है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये क्वेश्चन आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। स्थिति के अंतर्गत यही क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। एक तो ध्यान रखना, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भारत की स्थिति हो जाएगी। इसके बाद में साथियों हम अगला पॉइंट इसके अंदर पढ़ते हैं, भारत का विस्तार। विस्तार के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और इसके साथ साथ विस्तार भी पढ़ेंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट साथ क्या लेते हैं हम, भारत का विस्तार। विस्तार, विस्तार के अंतर्गत देखो, भारत का मैं मैप बना देता हूं पहले। छोटा बना देता हूं। ये साथियों इंडिया का मैप हो जाएगा आपके, और यहां पर हम भारत की स्थिति दर्शा देंगे, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान रखना है, भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, और भारत का पूर्वी बिंदु, और भारत का पश्चिमी बिंदु, इनका ध्यान रखना है आपको। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। और भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, और यहाँ पर भारत का दक्षिणी बिंदु पड़ता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, और किस अक्षांश पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है, 6 डिग्री
4 मिनट पर है। और भारत की यदि मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु यदि आपसे पूछा जाता है तो वो हो जाएगा आपके कन्याकुमारी हो जाएगा, कन्याकुमारी। और अक्षांश यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो अक्षांश होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। यदि भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट, और कन्याकुमारी से यदि विस्तार पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत का उत्तरी बिंदु पूछे यदि आपसे तो वो हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। और यह जो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 6। और भारत का पूर्वी विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर, ये देख लो भाई, गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता है भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, सरक्रीक, सरक्रीक स्थान। और ये जो है 68 डिग्री, कौन से देशांतर पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पर, 68 डिग्री 6 मिनट से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हो जाएगा पूर्वी बिंदु। और पूर्वी बिंदु का नाम है आपके वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वालांगू। और वालांगू यदि ऑप्शन में नहीं आए तो आपको किबिथु भी करना पड़ेगा। एक नाम आता है किबिथु, किबिथु। तो ये भारत का विस्तार हो जाएगा साथियों, ये आपका विस्तार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है यदि पूछे तो भारत चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में ज्यादा है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई हो जाएगी आपके 3214 यानी 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी 2933 किलोमीटर। ये इंपोर्टेंट है, ये साथ आपको ध्यान रखना है। भारत और इन दोनों का अंतर पूछे, ये भी पूछ सकता है, तो 3214 में से 2933 माइनस करना है, ठीक है साथियों। तो ये हो जाएगा भारत का आकार, स्थिति और विस्तार के अंतर्गत तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जो जो ध्यान रखता है मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और पूर्वी बिंदु वालांगू, और पश्चिमी सरक्रीक। 68 डिग्री 6 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हो जाएगा आपका देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ये तीसरा पॉइंट पढ़ लिया है हमने, विस्तार। आगे देखते हैं सर, आगे देखो साथियों, हमने 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं, भारत का आकार, स्थिति और विस्तार। इसके बाद में आता है भारत की आकृति। भारत की आकृति कैसी है? ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो ये हो जाएगी आपकी चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। और साथ साथ एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है आपको, वो कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, ठीक है साथियों, ये पॉइंट। और इसके बाद में जो इसके अंदर जो जो पॉइंट और पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो वो बनाया आपके एनविले ने। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र, भारत का सर्वप्रथम मानचित्र, सर्वप्रथम मानचित्र, मानचित्र किसने बनाया? तो ये बनाया आपके एनविले ने। इसका नाम ध्यान रखना, एनविले। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? तो एनविले ने बनाया। इसके साथ साथ साथियों एक पॉइंट और ध्यान रखना कि भारत के दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों और पूछा गया है, तो ये आप नोट कर लें कि भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत के दक्षिणी बिंदु से, भारत के दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी, भूमध्य रेखा की दूरी, भूमध्य रेखा की दूरी कितनी हो जाएगी?
876 किलोमीटर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों पॉइंट मैं एक बार रिपीट कर देता हूं और इसके बाद में अगला पॉइंट लेते हैं। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का सर्वप्रथम मानचित्र किसने बनाया? एनविले ने बनाया। और भारत के दक्षिणी बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की कितनी दूरी हो जाएगी आपकी? 876 किलोमीटर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में साथियों जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो कि भारत के अन्य नाम क्या क्या है। तो भारत के संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर भारत के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं और इसके अलावा अन्य नाम और क्या क्या है। तो भारत के अन्य नाम, भारत के अन्य नाम, भारत के अन्य नाम, भारत के अन्य नाम की बात करें तो सर्वप्रथम साथियों आर्य, आप जिस समय वैदिक सभ्यता पढ़ोगे उस समय पढ़ोगे कि आर्य सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे आकर बसे, इसलिए भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। तो नंबर पहला नाम हो जाएगा भारत का आर्यवर्त। आर्यवर्त, भारत का पहला नाम आर्यवर्त। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्य सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे आकर बसे। आर्य सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे आकर बसे, नदी के किनारे आकर बसे, इसलिए भारत को आर्यवर्त कहा जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट हो जाएगा इस भारत का अन्य नाम भारतवर्ष। भारतवर्ष, भारत के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है भारतवर्ष। वो किस नाम के आधार पर किया जाता है? भारत के अंदर एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुआ जिसका नाम है भरत, और उसके नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर, भरत के नाम पर, चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर भारत का क्या नाम प्रयोग किया गया? भारतवर्ष। और इसके अलावा भारत का और नाम है भाई जिसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द कहां पर प्रयोग किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग बौद्ध ग्रंथों के अंदर किया गया है, बौद्ध ग्रंथों के अंदर किया गया है। और यह घुमा के क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि बौद्ध ग्रंथों में भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो जम्बूद्वीप शब्द प्रयोग किया गया है। इसके बाद में और नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये आप साथ साथ नोट कर लेना। इसके अलावा भारत का अगला नाम हो जाएगा भारत के लिए जो अलद्वीप। अलद्वीप ये किसने कहा था? एक अरबी विद्वान था जिसका नाम है अलद्वीप। अलद्वीप ये चौथा नाम है। और अलद्वीप शब्द अरबी विद्वान है जिसका नाम है अल-बरूनी। अल-बरूनी, अरबी विद्वान अल-बरूनी, अरबी विद्वान अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम है तारीख अल हिंद। तारीख अल हिंद, तारीख अल हिंद। अरबी विद्वान अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद के अंदर भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो था अलद्वीप। और ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिस समय आप भारत की ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़ेंगे उस समय इसका और उल्लेख आएगा, तो यहाँ पर ही आप याद कर लें। और इसके अलावा अगला जो नाम है हिंद, भारत के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, हिंद भी कहा जाता है। और हिंद शब्द क्यों कहा जाता है? ईरानियों ने भाई सिंधु नदी को, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी का और भारत के लिए हिंद शब्द प्रयोग किया था। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी का और भारत के लिए हिंद शब्द प्रयोग किया। और अगला छठा नाम है जो भारत को इंडिया किसने कहा? भारत के लिए इंडिया शब्द प्रयोग। यहां से आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया यहां से यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडो या इंडस का,
सिंधु नदी को क्या कहा, इंडो या इंडस, तथा भारत के लिए इंडिया शब्द प्रयोग किया। सिंधु नदी को इंडो या इंडस शब्द प्रयोग किया तथा भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। और लास्ट नाम है भाई, सातवां नाम है भारत के लिए, और उसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो हम सबका प्यारा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हिंद महासागर के जुड़े होने के कारण भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। इसका कारण हो जाएगा आपके हिंद महासागर के जुड़े होने के कारण, हिंद महासागर के जुड़े होने के कारण, जुड़े होने के कारण ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के लिए प्रयुक्त अन्य नाम है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। अल-द्वीप अरबी विद्वान आया था जिसका नाम है अल-ब्रूनी। उसने अपनी पुस्तक का नाम है तारीख अल हिंद। इसमें भारत के लिए अल-द्वीप शब्द प्रयोग किया। और हिंद किसने कहा, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू और भारत के लिए हिंद शब्द प्रयोग किया। और इंडिया, यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडो या इंडस कहा तथा भारत के लिए इंडिया शब्द प्रयोग किया। और हिंदुस्तान हिंद महासागर के जुड़े होने के कारण भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो संविधान की दृष्टि से भी, वो ये है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। भारतीय संविधान में भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में भारत के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, भारत अथवा इंडिया, भारत इंडिया, ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। भारतीय संविधान में भारत के लिए भारत इंडिया ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। और कौन से अनुच्छेद के अंदर किए गए हैं, अनुच्छेद 1 के अंदर प्रयोग किया गया। ये हो गए भारत के अन्य नाम। भारतीय संविधान के अंदर भारत अथवा इंडिया शब्द प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 1 के अंदर, और अन्य नाम मैंने बता दिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। साथियों, इसी टॉपिक के अंदर अगला जो पॉइंट आता है वो आता है भारत की स्थलीय सीमा, भारत की तटीय सीमा। वो अब पढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं साथ साथ, भारत की स्थलीय सीमा और भारत की तटीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, तटीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा और भारत की तटीय सीमा, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। अगला पॉइंट आता है कि भारत की कुल तटीय सीमा। तटीय सीमा के अंदर 2 पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। भारत की कुल तटीय सीमा, भारत की कुल तटीय सीमा, और यदि कुल तटीय सीमा के अंतर्गत ये आएगा कि इसको द्वीप सहित, द्वीपों को शामिल किया गया है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन द्वीपों को शामिल किया, द्वीप सहित। भारत की कुल तटीय सीमा द्वीप सहित यदि पूछे तो ये हो जाएगी आपकी 7516.6 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, भारत की कुल तटीय सीमा द्वीप सहित 7516.6 किलोमीटर। और केवल पूछे कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी, द्वीपों को शामिल नहीं किया जाए तब, यानी कि सीधा पूछा जाएगा कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो वो हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ये तटीय और स्थलीय सीमा की लंबाई से संबंधित जो इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो ये है। कुल स्थलीय सीमा 15,200, कुल तटीय सीमा द्वीप सहित 15,7516.6 किलोमीटर और कुल तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। अब बात आती है कुल, ये तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है, तो तटीय सीमा पर स्थित भारत के कुल कितने राज्य हैं वो एक बार देख लेते हैं। तटीय सीमा पर स्थित भारत के कुल राज्य कितने हैं,
तो तटीय सीमा पर भारत के कुल 9 राज्य हैं। 9 राज्य तटीय सीमा पर स्थित है। तटीय सीमा पर, और उन 9 कौन कौन से हैं मैं एक बार साथ साथ बोलता रहूंगा, आप नोट करते रहना। मैप के आधार पर मैं बता देता हूं आपको। आप साथ साथ नोट करते रहना। 9 कौन कौन से। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 पर कर्नाटक, नंबर 5 पर हो जाएगा आपका केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, 7 पर आंध्र प्रदेश, 8 पर उड़ीसा और 9 पर पश्चिम बंगाल। आप साथ ही इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको 1-2 मैप पढ़कर राज्यों की लोकेशन आपको पता रखना होगा, याद रखनी होगी। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 पर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत की तटीय सीमा पर स्थित है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, 5 राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, न तो स्थलीय सीमा पर स्थित है और न ही तटीय सीमा पर स्थित है, यानी कि उन राज्यों को कहा जाएगा आंतरिक राज्य। 5 राज्य हैं वो आंतरिक राज्य हैं। 5 राज्य आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य वो कौन कौन से हैं उनका नाम मैं एक बार बता देता हूं आपको। एक ध्यान रखना आपको, हरियाणा। नंबर 1 पर हरियाणा, नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है एमपी, नंबर 3 एमपी और उसके बाद में छत्तीसगढ़ और नंबर 4 पर झारखंड और नंबर 5 हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। ये 5 राज्य हैं जो आंतरिक राज्य के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जा सकता है कि भारत के आंतरिक राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो उस समय आपको ये 5 राज्य याद होने चाहिए। नंबर 1 हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। इसके बाद में साथ में बात आती है कि ये 9 तटीय सीमा पर स्थित है। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो सर्वाधिक सीमा आपके गुजरात राज्य की लगती है। और कितनी लगती है, 1214.7 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है, तो 1214.7 और न्यूनतम किसकी लगती है, तो वो हो जाएगी आपकी गोवा 106 किलोमीटर। ये आप नोट कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना। 1214.7 गुजरात की सर्वाधिक तटीय सीमा और न्यूनतम तटीय सीमा हो जाएगी आपकी गोवा की। और एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और पूछा गया है कि भारत की दूसरी सर्वाधिक सीमा लगने वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक तटीय सीमा, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको तटीय सीमा और स्थलीय सीमा से संबंधित ध्यान रखना है। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है इसके अंतर्गत कि भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो भी साथ साथ नोट करें। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है, 23.5 डिग्री पर स्थित है। आप सबको पता है 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है कर्क रेखा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो भी मैं एक बार मैप पर ही बताता हूं आपको, क्योंकि जो ट्रिकें बताते हैं वो मुश्किल से याद रहती हैं और उसके अंदर भी कंफ्यूज होने का, क्योंकि सेम अक्षर जो पहला अक्षर है, सेम अक्षर के 2-3 जिले और राज्य हो जाते हैं, जैसे मिजोरम है, मणिपुर है इसके अंतर्गत। इसलिए मैप के अंतर्गत पढ़े आप। देखो साथियों, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और नंबर 1 पर हो जाएगा आपका गुजरात, नंबर 2 पर राजस्थान, नंबर 3 पर एमपी, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़, नंबर 5 पर झारखंड और नंबर 6 हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम, जो पूर्वोत्तर के अंदर सबसे दक्षिण के अंदर पड़ता है, पूर्वोत्तर के अंदर सबसे दक्षिण में जो पड़ता है। ये 8 राज्यों से होकर भारत से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से। ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर्क रेखा
भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। और इसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है वो पॉइंट ये है कि भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, भारत के मानक समय रेखा कितने डिग्री पर है। नंबर पहला पॉइंट 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सॉरी देशांतर, पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये चीज ध्यान रखना, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नंबर सेकेंड पॉइंट, भारत की मानक समय रेखा की वेधशाला कहां पर है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। यूपी के अंदर एक कस्बा पड़ता है नैनी नामक, नैनी नामक कस्बा है, और मिर्जापुर इलाहाबाद जिला है। इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद यूपी के अंदर ये स्थान पड़ता है। भारतीय मानक समय रेखा की वेधशाला कहां पर है, तो नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, यूपी, इनमें से कोई भी स्थान हो सकता है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? नंबर 1 पर आपको ध्यान रखना है यूपी, नंबर 2 पर एमपी, तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और आंध्र। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको। और उसके बाद में एक पॉइंट भारतीय मानक समय रेखा का जो बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की मानक समय रेखा विश्व की मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा से कितने समय आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद का पोर्शन साथियों अगले भाग के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो प्रयास है आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगला जो वीडियो आपको अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।